के वर्ड शायद वहम निकाल दे अपने ज़हन से। सिंपल फ्लॉलेस इंग्लिश इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड, पहली बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न अबाउट दिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग अबाउट दिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो यू वोंट बी एबल टू लर्न। प्रैक्टिस इज द की। Number three, if your reading practice is not there, reading sensibility is not there, if your reading is not good, 3 times I have repeated, if your reading is not good, you are not going to do anything. Nothing would work. Writing is a secondary element, and unfortunately students focus more on writing than learning, rather than focusing on reading. So 3 बातें बताई हैं। Reading is inevitably the most crucial point to play a role. Number 2, practice is the key. Number 3, flawless simple English in fewest possible words. 3 points आप जी ज़हन में रख लें बस। इसके अलावा सब मिथ्स हैं, जो मर्जी सोचें। अब दूसरी बात आ जाती है, ट्रांसलेशन भी समझा दें। ट्रांसलेशन के लिए सुन लीजिए, ट्रांसलेशन अगर आप करना चाहते हो तो पहली बात ये ज़हन में रख लो, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगी। हमेशा मफहूम को समझो, जैसे कि वो गया, ऐसा गया, बस गया ही गया। हमेशा इसको सेंस करो, ये कह क्या रहा है, राइट? इसके जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं आपको इधर लिख के दे रहा हूं। हमेशा सुने मैं बताता हूँ। रीडिंग सेंसिबिलिटी का जवाब दे दे तो माज रुक जाए बेटा, मुझे फिर जवाब ऊपर चला जाएगा। सेंस द सेंटेंस, जब सेंस कर लें फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, द सेंटेंस, एंड देन evaluate to see these things. कौन सी things ये मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे। नंबर 1, सबसे पहले देखो टेंस कौन सा है। रिकंस्ट्रक्ट के बाद देखना, रिकंस्ट्रक्ट के बाद। नंबर 2, वॉइस कौन सी है। नंबर 3, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखना है। पहले सब्जेक्ट कौन सा, आइडेंटिफाई करो, यानी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड देन रिलेटेड वर्ब एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। बस ये है फॉर्मूला। इतना भी कर लेना तो आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरा ट्रिक मैं बता दूं इसके लिए, बिल्कुल नहीं, गलत कासिम, गलत है, मेरी सुनने पहले बात आगे। इडियोमैटिक इंग्लिश का जब वो कह रहे हैं, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है इडियम्स यूज करने हैं, गलत। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि उसकी जो स्पिरिट उर्दू में है, इसी तरह की स्पिरिट इंग्लिश के राइटिंग स्टाइल में होनी चाहिए। और वो राइटिंग स्पिरिट जो है वो तब आप मेंटेन करेंगे अगर आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड होगी, अगर आपको कनेक्टर्स का पता होगा, राइट कंजंक्शंस का पता होगा, ठीक है जी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का सही पता होगा, हर एक्सप्रेशन को सही इंग्लिश के फॉर्मूले सही अप्लाई करने आएंगे और इंग्लिश के फ्लो में ऐसे लगे कि जैसे अंग्रेज राइटर लिख रहा है। इसको कहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। इट डज नॉट मीन इडियोमैटिक का मतलब इडियम्स इस्तेमाल करने हैं। अब अगले ट्रिक सुन ले, मैं बता रहा हूं, फिर मुझे भूल जाएगा। कि सबसे आसान हल ये है कि कम से कम 25 से 30 उर्दू रीडिंग के पैसेज निकालो जिनकी ट्रांसलेशन हुई सोल्यूशन के साथ। हर जुमले को गौर से देखो कि उस जुमले को वहां पे जो उर्दू में लिखा हुआ है उसको उसने कैसे सेंस करके रिकंस्ट्रक्ट किया है। आप गौर करना और ये देखना, ये जो 3 चीजें बताई हैं इनके मुताबिक एग्जैक्टली हुआ होगा। बस इसकी जब आदत बनाओगे, पढ़ पढ़ के कंडीशनिंग हो जाएगी, माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली आप भी सेंस कर लिया करोगे। रट्टे नहीं लगाते, क्रैमिंग नहीं करते। द ओनली वे इज कंडीशन योर माइंड। हमेशा असूल एक याद रख लो, जिंदगी में किसी भी चीज को करना है तो उसके लिए 2 मेमोरीज होती हैं। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था अपने। नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। गौर से सुनना, बेशक सुना हुआ है फिर भी सुनना। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज व्हाट यू कॉल क्रैमिंग, जिसमें आप क्रैम करके इंफॉर्मेशन डाल देते हो। ये सबसे बड़ी धोखेबाज मेमोरी है।
ये वक्ती तौर पर जरूरी होती है लेकिन हर जगह काम नहीं आती, बिकॉज इट व्हेन यू रिकॉल सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट गिव्स यू थ्रोज एट यू सम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड देन होल्ड्स द most important or maybe some other information, or it may not give you the information completely, it may throw at you in bits. So ये इसका नुकसान है, लिहाजा क्या करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालें. लॉन्ग टर्म मेमोरी मीन्स इट्स सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. व्हेन यू डू समथिंग रिपीटेडली over a period of time, it becomes the part of your subconscious mind, which means it becomes automatic. And when something becomes automatic, you don't have to recall, you don't have to rely. एक मिसाल के तौर पर गाड़ी अगर आप चलाते हो तो गाड़ी में आपको हर रोज बैठ के रिकॉल नहीं करना पड़ता कि चाबी कहाँ लगानी है, गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है. It does automatically. That's the program. स्कूल ने बेड़ा गर्क कर दिया, कॉलेजेस ने बेड़ा गर्क कर दिया, यूनिवर्सिटी ने बेड़ा गर्क कर दिया ये सिखा के कि क्रैमिंग की जाती है, मार्क्स के पीछे बन के भागो. आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं, आपके अंदर क्या पावर्स हैं, क्या माइंड पावर्स हैं, किस तरह से आप अपने ब्रेन की पावर को यूज कर सकते हो, इन चीजों पे आपको भरोसा ही नहीं है. यू सी, दैट्स व्हाई आप इन चीजों के मोहताज होकर रह गए, क्रैमिंग एंड ऑल दिस नॉनसेंस. सो ऑलवेजली समथिंग अगर कंसंट्रेशन से की जाए. अब इसका तरीका कार क्या है, बल्कि मुझे किसी ने कहा भी हुआ मैं मल्टीटास्किंग पे भी वीडियो बनाऊंगा. मल्टीटास्किंग नहीं करते, एक वक्त में एक चीज पकड़ो, फोकस करके पकड़ो और उसको इतनी दफा रिपीट करो सेंसिबिलिटी के साथ कि वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाए. दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल. फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी. 3 सवालों के जवाब हो गए जी, ठीक हो गया जी. और बेटे इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि इंग्लिश का ईडियम नहीं यूज करने. हाँ, जरूरत हो, अगर आता हो, ईडियम हो, अवेलेबल हो तो यूज करो, लेकिन खुद से ईडियम नहीं यूज करने. इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मींस द सेम स्पिरिट इन विच उर्दू सेंटेंसेस हैव बीन रिटन, द पैराग्राफ हैज बीन रिटन, दैट स्पिरिट हैज टू बी मेंटेन्ड, and this can be maintained only by following this particular formula of English writing style. बैचलर्स लेवल की कोई भी बुक ले लें बेटे, वहां से प्रैक्टिस कर लें बैचलर्स लेवल की. Reading sensibility basically is the result. The cause is something else. There are two things, cause and effect. Cause is reading habit. Once you develop reading habit, सुने मैं बताता हूं. Once you develop reading habit, it automatically improves your shaur, senses. And in order to improve your sensibility, consciously you can do some practice. Like for example, जब आप एक sentence पढ़ें तो उसके आगे पीछे वाले words, उसके आगे पीछे वाले sentences को note किया करें, वहां से आपकी sensibility develop होनी शुरू हो जाएगी. ये मैंने सारी comprehension में techniques बताई हैं आपको. जी नुमान, you are right. Yes, you are right. The one thing, yes. नुमान, you are right. ये सही कह रहे हैं, नुमान ने सही बुक सजेस्ट की है. द वन थिंग, ये जो है सबसे बेस्ट बुक है, आपको बताएगी फोकस कैसे इंप्रूव करना है. मेडिटेशन किया करो, मेडिटेशन की आदत डालो, एक वक्त में एक काम किया करो. जब आप काम की करने बैठा करो, मोबाइल्स ऑफ कर लिया करो, कमरे बंद कर लिया करो, एक वक्त में एक कंसंट्रेट किया करो. माइंड में ख्यालात आए, उससे ख्यालात से तवज्जो हटा के. मेडिटेशन यही चीजें सिखाती है ना कि अपने माइंड से कैसे खेलना है. The one thing ठीक है जी, आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब हो गए हैं ना बेटे. राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस है. कोई भी चीज पैराग्राफ लेके उसको रिप्रोड्यूस किया करे, अपने अल्फाज में उसको चेक किया करे, खुद से चेक कर सकते हैं, नहीं तो गेट इट चेक बाय सम टीचर. वोकैबुलरी को इंप्रूव कैसे करें? Multitasking we already do, Marina. We are already in nature of doing multitasking, but when you have to achieve something specific, then you have to avoid multitasking. There are stages by delegating the things to others. I mean, you should not be always involved in every physical activity or mental activity. You should delegate the things if you even want to do multitasking, but at one time you should focus on one thing. बेटे कॉम्प्रीहेंशन अहमद रजा मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, पूरा लेक्चर हो गया हुआ है उसमें. अब क्या चीज बताऊं? आप मुझे स्पेसिफिक चीज पूछ लो, मैं बता दूंगा. नहीं, बुक से देख के लिखना समीउल्लाह वो प्रैक्टिस नहीं होता. राइटिंग प्रैक्टिस मीन आपने सेंस कर लिया पैसेज, फिर उसको अपने अल्फाज में उसी स्टोरी को रिप्रोड्यूस किया
फिर चेक करवाया कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या थीम वही है जी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग इज देयर, थिंकिंग मीन द इंफॉर्मेशन इज देयर, यू विदाउट एक्सेप्टिंग यू जस्ट एनालाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। किसकी आंसर लेंथ? आंसर लेंथ किसकी? कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन की बात कर रहे हो अहमद रजा? एक तो निके निके टोकवे सवाल पूछ दियो, मैंने समझ नहीं आती यार। हाँ नहीं, आंसर लेंथ डिपेंड्स ऑन, मैंने जब मेरी क्लास जिन्होंने ली उनको पता है कि आंसर लेंथ इज नॉट अबाउट 10 लाइनों का या 2 लाइनों का होगा। इट मे बी ऑफ 2 लाइंस, इट मे बी ऑफ 5 लाइंस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। और क्वेश्चन नेचर का कैसे पता चलेगा? 3 चीजें बताती है। नंबर 1, वो जो लफ्ज होते हैं ना, एक्सप्लेन, स्टेट, इलस्ट्रेट, मेंशन, इसको। नंबर 2 जो WH है, व्हाट, विच, व्हाई, वेयर, वो। और तीसरा एक्शन वर्ब जो यूज हुआ, इनकी कॉम्बिनेशन को समझते हैं और इसके मुताबिक जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर बताता हूँ जी, रुके 1 मिनट। मिसाल के तौर पर, हाउ, व्हेन डज द राइटर रियलाइज, तो अब रियलाइज के हिसाब से आपने देखना है, टाइम के हिसाब से देखना है, व्हेन डज द राइटर रियलाइज, दैट्स इट। उसके मुताबिक आप देखें और उतनी जितनी चीजें उसको 1-2 लाइनों में एक्सप्लेन करें। जो भी पॉइंट लिखे उस पॉइंट को रेस करें और उसको 1 से 2 लाइनों में अगर वो बात पूरी हो जाती है, एक्सप्लेन हो जाती है, दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि 2 लाइनें लिखें, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें लिखें। कोशिश करें, वैसे आइडियल जो लेंथ है वो 5, 4, 6 लाइनों की होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम। प्रेसी में नहीं, थर्ड पर्सन यूज करना है। नहीं, डॉन उर्दू ट्रांसलेशन ने करनी बंद कर दें, डॉन श्याम की। पता नहीं किसने ये सजेस्ट कर देते हैं लोग बगैर सोचे। इनके ऊपर डिबेट होती है, नहीं तो बड़ी पूरी डिबेट होती है, ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता आपको। एक छोटी सी बात, फियर के ऊपर मेरी वीडियो है कायनात, अभी जाके देखें फियर क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करें। मेरी अभी पिछली वीडियो थी कुछ दिन पहले, फेस योर फियर, फियर। वोकैबुलरी का मैं भी तरीका बताने जा रहा हूँ। नहीं, प्रेसी में कोई एग्जांपल्स नहीं देनी होती, जो एग्जांपल दी होती है उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है। मैंने प्रेसी के लेक्चर में बताया हुआ है बेटे। मजर इलाही, माय नेम इज मजर इलाही भाई, यही नाम है, यही तस्वीर है। माय नेम इज मजर इलाही, यही नाम है, यही तस्वीर है, यही, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अनकंडीशनल सेंटेंसेस का क्या बता दूं बेटे? कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या, इसमें तो समझाया नहीं जा सकता। यार यूट्यूब की बात करो, मजर इलाही नाम है बच्चे मेरा, मैं तो इसके ऊपर बात कर लूं, वोकैबुलरी के ऊपर अब हम खत्म करें। यस, इसी के ऊपर, दैट इज ओनली अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। नहीं, यू डोंट हैव टू यूज एग्जैक्ट सेंटेंसेस फॉर द आंसर्स। रीड हैबिट नहीं, वो फोकस के लिए बताया था। द वन थिंग, द वन थिंग। आई एम इन द मेन कैंपस, इस्लामाबाद। अच्छा जी, शुड वी स्टार्ट नाउ? वोकैबुलरी के ऊपर चलें। Sir, many a times I've said my name is Mazhar Ilahi. The same picture you can see on the YouTube channel. If you see that, you can join, but that is for the personal development. I would do something for English also, but at the moment it is about personal developments. Having seen the problems of the CSS students and other students, obviously in my trainings, I thought that I should share my knowledge and wisdom over there also. And I tried in the last year just to see the things, just to test myself, and now I'm going with full-fledged, obviously, with that. What is the, अगर मैं कहूँ किसी भी जगह पर फेलियर की रीजन क्या है? We do not try to sense things, we try to just tell. If you ask me one reason of essay, I say in every area of life, if you fail to do anything, it's just because you do not sense something. Something is left. जी, ऑन वर्ड्स में होने चाहिए। पैसेज के सेंटेंस को रीराइट तो नहीं करना, कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं। सारे रीराइटिंग करने बिल्कुल भी नहीं करना है। नाउ शुड वी प्रोसीड फॉर द मजहर इलाही, MAZHARELLAHI। भाई अब प्लीज मैं आगे चलूं। आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ, प्लीज। शुड वी स्टार्ट द लेक्चर ऑफ वोकैबुलरी? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। टुडे इज लास्ट लेक्चर। वोकैबुलरी के ऊपर कुछ स्लाइड्स हैं, दिखा के आपको टेस्ट पे भेज देंगे, ठीक है जी। द वन थिंग, फोकस के लिए थी, बुक का नाम था द वन थिंग, हुमायूं।
ओके जी नवीद भाई, अब आप चैट को ऑफ कर दें, सारी डिस्कशन हो चुकी है, जो पूछना था मैंने इनके सवालों के जवाब दे दिए हैं। नवीद काइंडली आप इनको, हाँ जी, इनको चैट को ऑफ कर दें, हर लिहाज से ऑफ कर दें, हर तरफ से ऑफ कर दें। मैं वोकैबुलरी के ऊपर कुछ बातें करूंगा। आई विल टेक शॉर्ट टाइम बिकॉज आई एम नॉट रियली फीलिंग वेल एंड आई वांट टू रेस्ट, बट मैं लेक्चर कंप्लीट पूरा करूंगा जिस तरह भी हुआ इसको। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Yeah. Today is the last lecture and everyone can see the screen and it's about vocabulary. Vocabulary का एक बहुत बड़ा issue है और इसमें I'm going to suggest you few techniques. These are some of the few techniques, best techniques that can work. और इससे आप vocabulary याद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ vocabulary याद करने से पहले, ठीक है? ये टेक्निक्स मैं डिस्कस करूंगा कि वोकैबुलरी को आप इन 4-5 टेक्निक्स के जरिए याद कर सकते हैं, राइट? याद कर सकते हैं। और माजरत, पहले मैं माजरत कर रहा हूं, सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वुड नॉट स्ट्रेस टू मच एंड माई वॉइस वुड बी लो, बट आई थिंक इट वुड बी ऑडिबल, यू वुड बी हेयरिंग। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू जस्ट पे अटेंशन, क्लोज अटेंशन, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ हाउ मच वोकैबुलरी यू हैव, हाउ मच वर्ड्स यू हैव। नॉर्मली अ पर्सन हैज 4,000 to 5,000, 6,000 words. Normally an average reader have 4 to 6,000 words, right? 4 to 6,000 words they have. If you learn the art of consulting dictionary, अगर आपने ये डेवलप की होती हैबिट या अब कर लें, तो these 6 would be multiplied and may go up to 15,000, 10,000, 12,000, 15,000. To pass any competitive exams, if you sensibly build up your vocabulary, this vocabulary that obviously after your vocabulary you just accumulate and you have the idea, so you can build up to 10 to 15,000 words and that would be sufficient to pass your any competitive exams. Now the question is, how would you have an idea of your vocabulary? वोकैबुलरी का आपको कैसे आइडिया होगा कि आपकी वोकैबुलरी 6,000 है, 7,000 है, 5,000 है, 10,000 है, व्हाटएवर? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर एक पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल 450-500 वर्ड्स हैं, तो 450-500 में से अंडरलाइन करें कितने वर्ड्स नहीं आते हैं। You would see that the ratio would be 10, 12 या मैक्सिमम 15। आप 500 में से 15 या 20 निकाल दें सपोज, तो कितने रह गए बेटे? यानी 480 वर्ड्स आपके पास हैं। पहली बात तो ये होगी। गौर से सुनते जाना, ये टेक्निक्स बता रहा हूं, अदर देन स्लाइडों के ऊपर ही टेक्निक लिखी। नवीद आप मेरे साथ है ना? मुझे जरा बोल के बताइएगा। और आप भी सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, मैं आपके साथ ही हूँ सर। ये आपने भी टेक्निक समझनी है। अच्छा, आपके पास भी आएगी। पहले मेरा लेक्चर तो नहीं लिया ना वोकैबुलरी पे आपने? नहीं सर, फर्स्ट लेक्चर है। थैंक यू। ये मैं इसमें चीजें बताने लूंगा, लेकिन ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो 500 वर्ड्स में से जनाबे वाला आपके पास बच गए। अगर 20 वर्ड्स भी आपको नहीं आते तो आपके पास आगे 480 वर्ड्स। ठीक हो गया जी। अब ये 20 वर्ड्स आप साइड पे लिख लें, ये एक रेशो है, ठीक है जी। अगर आपने 20 पैराग्राफ पढ़े तो 20 में से 20 की रेशो से निकले तो 400 वर्ड्स आपके पास नए आ गए, राइट? और वो जो 480 मल्टीप्लाई बाय 20 थे उसको आप मल्टीप्लाई कर ले, आपको खुद पता चल जाएगा क्या आपके कितने वर्ड्स हैं। एक तो ये हो गया। अब वो जो नए वर्ड्स आए हैं, अब 2 तरीके हैं। जो नए वर्ड्स आए हैं, सबसे पहले उनको डिक्शनरी में कंसल्ट करें। डिक्शनरी में मीनिंग नहीं चेक करें। कंसल्टेशन मीन्स कि बड़े गौर से देखें इस वर्ड का सबसे पहले इंग्लिश टू इंग्लिश में मतलब क्या है, नंबर 1।
नंबर 2, ये वर्ब है या नाउन है, पहले ये वेरीफाई करें। नाउन है, वर्ब है, बेसिक दो ही चीजें होती है, नाउन या वर्ब। फिर होते हैं कि वो एडजेक्टिव है, राइट, और अगर एडजेक्टिव है तो कैसे है, और अगर एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो रहा है, इसका इडियम क्या है, उसकी पूरी लिस्ट साइड पे बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब आपके पास वो वर्ड याद हो जाएगा, आपको पूरी तरह उसकी असल चाहिए अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स की, असल चाहिए वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग। अब 20 वर्ड्स के फॉर एग्जांपल आप देखें कि वो जो 20 पैराग्राफ के आपने वर्ड्स किए हैं, तकरीबन 400 वर्ड बन रहे हैं नए वर्ड्स, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पता चल गए कि वो नाउन क्या है, वर्ब क्या है। ये तो पहले आपको पता चल रहा है, सबसे पहले पता चला। अभी हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे याद कैसे करने। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आप उसका सिनोनिम देखें। फर्स्ट करें उस वर्ड के आपको 5 सिनोनिम मिले हैं, तो जो उस वर्ड के 100% एग्जैक्टिट्यूड के साथ सिनोनिम है ना, वो अलग कर लें। वो 2 ही होंगे, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे बस। तो अब वो एक वर्ड नहीं रहा, वो 3 वर्ड हो गए। अब वो जो पहले वर्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग बनी थी ना, समझो वही तीनों की अंडरस्टैंडिंग है, तीनों वर्ड की वही अंडरस्टैंडिंग। अगर वो एग्जैक्ट आपने सिनोनिम निकाल लिया, यानी 4-5 सिनोनिम नजर आए, आपने वो ढूंढने जो 100% उस एक सिनोनिम उसी का मीनिंग दे रहे हैं, सेम वही दे रहे हैं, तो आपके वो वर्ड्स हो गए जनाब, सॉरी, वो हो गए 1 की जगह 3-4। ठीक है जी, 3-4 वर्ड्स हो गए। इसी तरह से एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स देखें तो उसमें से भी 2-3 ही एंटोनिम होंगे जो 100% एंटोनिम होंगे, 100% वाले। कुछ आगे पीछे भी जो एंटोनिम होते हैं, एक होते हैं ना 100%, एक होता है 90%, 80%, वो भी एंटोनिम होता है, लेकिन 100% वो आपको ढूंढना होता है। तो 3 और 3 ये 6। अब ये 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो, वो जो 400 वर्ड्स थे तो 400 2400 तो वर्ड्स ये बन गए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें तरीका आता हो, प्लानिंग आती हो, तो ये बड़े अच्छे तरीके हैं जिससे आपको नए वर्ड्स भी बन गए, 2500-3000 वर्ड बन गए। 20 पैराग्राफ पढ़े थे, 20 में ऑलरेडी आपके पास कोई 12 थे वर्ड्स जो मैंने आपको भी मल्टीप्लाई करके बताया है जी। और 500 2500-2600 ये वर्ड्स हो गए। तो आप सोचो कि अगर आपके 6000 वर्ड्स थे तो वो 2500 और ऐड हो गया, 2800 और 8500 वर्ड्स हो गए आपके। ठीक है कि नहीं। होता क्या है, आप इन चीजों पे गौर किए बगैर, एनालिसिस किए बगैर, एवेल्युएट खुद को किए बगैर अंधाधुंध इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं। मैंने अपनी क्लास में यही ट्रेनिंग की है, अंधाधुंध भागना बंद करें, खुद पे ट्रस्ट करें, सेल्फ एवेल्युएशन करें, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करें, उसके साथ कंपैरिजन मत करें। वो 20 घंटे पढ़ता था, वो 10 घंटे पढ़ता था, लाइक लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आपको भी पता है कि आपने लाइक अगर बनना है, आपने कौन सी चीज अचीव करनी है, आप अपनी रास्ते खुद निकाल सकते हैं। पहले ट्रस्ट करना सीखें, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करना। किसी को जरूर देख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा। ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे जो कुछ करना है वो आपने कस्टमाइज्ड तरीके से अपनी उस सारी इंफॉर्मेशन को अपने मुताबिक ढालना है, और कॉमन सेंस पे ज्यादा भरोसा करना है, अंधाधुंध नहीं भागना। सबसे पहले आपको वैल्यूएशन चाहिए, मेरी ऑलरेडी वोकैबुलरी क्या है, नंबर 1, नंबर 2 कि मैं उसमें जो नए वर्ड्स हैं उनको पहले क्रैम करके, वो याद करके, वो याद करने के मैं भी तरीके बताऊंगा, वो मैंने अभी एक तरीका बताया। अब आपको पता चला कि फर्ज करें ये 2500 वर्ड्स जो आपने बैठे, फर्ज करें ये आपने किए एक हफ्ते के अंदर। अब जरा गौर से सुनना, 20 पैराग्राफ पकड़े, हर पैराग्राफ में एग्ज्यूम किया हमने 500 वर्ड्स थे, ठीक है जी। और उसमें आपने देखा कि आपको 20 वर्ड नए मिल रहे हैं, उन 20 को 3-3 से मल्टीप्लाई जैसे सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से किया, तो हमने ये किए और 2500 वर्ड्स बन गए। तो आपकी फॉर एग्जांपल 6,500-7 हजार वोकैबुलरी थी, 2-2,500 और 8-1000 हो गए एक हफ्ते में। फर्ज करें आपने ये एक्सरसाइज की एक हफ्ते में। हम लोग बैठ जाते एक ही दिन में सब कुछ करना, क्विक फिक्स के आदी हैं हम। फौरन पहाड़ की तरफ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि पहाड़ है कैसे चढ़ेंगे। ये नहीं देखते कि एक कदम रोजाना को उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच जाएंगे। हम डायरेक्ट सोचते हैं कि नहीं यार ना पहुंच सके तो क्या होगा, पहले कंक्लूजन्स निकालते हैं हम लोग। हमारी आदतों पे काम होने वाला बेटा, एबिलिटीज का कोई मसला नहीं है। यही गाइडेंस मैं आप दे रहा हूं वीडियोस के जरिए। आदतों पे काम होने वाला है, अप्रोच पे काम होने वाला है, माइंडसेट पे काम होने वाला है, आपको किसी और चीज पे काम नहीं करना। अच्छा जनाबे वाला, अब
8,500 वर्ड हो गए। एक हफ्ते की प्रैक्टिस में आप इसको 4 हफ्तों में डिवाइड कर लें। हर हफ्ते मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, रोजाना के मैंने 1 घंटा एक निकालना है। ठीक है जी। अब ये हाइपोथेटिकली बेशक मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा है हाइपोथेटिकली, ये हाइपोथेटिकली नहीं है। मुझे याद है कि मैंने जब सीएसएस के लिए खुद अपनी तैयारी की थी, मैं ऐसे ही करता था। मैंने बड़े काम किए हुए हैं। मैंने आर्मी के लिए गया था तो मैं इसी तरह तैयारी की थी मैंने। ये मेरी खुद की उस वक्त शुक्र है इंटरनेट नहीं होता था। ये 94, 97, 6 की बात बता रहा हूं। हमें ये चूंकि सहारे नहीं थे ना मिले, हम खुद से अंदर से अपने अंदर झांक के फॉर्मूले निकाल लेते थे। हमारे पास पेंसिल नहीं होती थी, पेंसिल टूट गई है ना, तो पेंसिल नहीं है तो बजाय रोने के माँ बाप के, अम्मी जी पेंसिल टूट गई पेंसिल लेके दें, हम क्या करते थे, नीचे से सिक्के उठाते थे दोस्तों के और मार्कर पुराने में सिक्के डाल के इकट्ठे कर लेते थे। सॉल्यूशंस ढूंढते थे हम। हमें लगता ही नहीं था प्रॉब्लम कोई चीज होती है, हमें लगता था सॉल्यूशंस होते हैं, बस दिमाग इस्तेमाल करो। स्कूल के टीचर हमें क्यारियां साफ करने पे लगा देते थे, ग्राउंड साफ करने पे लगाते थे, पंखे साफ करने पे लगाते थे, हमें सारी चीजें खुद ही आ गई। हमारी वालदा हमें काम, चलो भी पोछा लगाओ, चलो जी ये बर्तन धो दो, ये काम लगाते ना, हमें खुद आते थे। आजकल माओ ने ऐसे बच्चों को तैयार नहीं किया। स्कूलों ने भी उनको इंटरनेट, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें दे दी, वो दिमाग खराब हो गए। आपको अपनी कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने ऊपर। आपके अंदर बहुत सी एबिलिटीज हैं, यू कैन डू, रियली यू कैन डू, यू हैव ट्रेमेंडस पावर। बस अपने अंदर झांकना है और बिलीव करना है। तो अब जनाबे वाला, आपने 20 पैराग्राफ पढ़े हैं, फर्ज करें जी, चले मान लेते हैं जी 1 घंटे की प्रैक्टिस की, 4 घंटे की लग गई, चलो वर्थ 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 समथिंग ना, यू गॉट 2500 एक्स्ट्रा वर्ड्स, ओके। अब आप अगर ये 4 हफ्ते प्रैक्टिस करें तो 2500 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 10 आपके बन गए कि नहीं बन गए? 10,000, 1,000 सॉरी, हाँ बने कि नहीं जी? बने। 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको सामने आ जाएगा कि कितने। तो इस तरीके से हम अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं। वो हमारे पास वोकैबुलरी का तो कोई फुकदान नहीं है, वोकैबुलरी बन जाती है। तरीके आते हो, और ये तरीका अगर आप थोड़े थोड़े इंक्रीमेंटल स्टेप्स लें तो आप अपने वर्ड्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हम बेतुकी चीजों के पीछे पड़े हैं। जब आपके पास ये वोकैबुलरी आती है, फिर इसको प्रैक्टिस करना होता है। अच्छा, इसको एक काम हो गया वोकैबुलरी गेन करना, एक होता है वोकैबुलरी रिटेन करना। वोकैबुलरी गेन करने का तो एक ये तरीका मैंने बता दिया, और बड़े तरीके हैं। मैंने एक तरीका बता दिया वोकैबुलरी गेन करने का। आप कंसंट्रेशन से पढ़ा करो, डिक्शनरी खोल के पढ़ा करो, डिक्शनरी में कंसल्ट किया करो कि वर्ड का मीनिंग क्या है, इसकी प्रोसेस पूरा क्या है, इसका इडियम है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, सेंटेंस लाजमी पढ़ा करो ताकि आपको सही पता चले कि कंटेक्स्ट किस पे यूज करते हैं। दूसरा काम होता है वोकैबुलरी रिटेन करना। वोकैबुलरी रिटेन करना, वोकैबुलरी रिटेन करने के बहुत से तरीके, ये जो 6 मैं आपके सामने 5 तरीके लिखे हुए हैं स्लाइड के ऊपर, ये 5 तरीके अभी बताऊंगा, ये वोकैबुलरी रिटेन करने के। वोकैबुलरी रिटेन करें, राइट। और वोकैबुलरी को लॉन्ग टर्म रिटेन करना है तो उसकी प्रैक्टिस करें। ये सारे रिटेन करने के तरीके हैं कि इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को देखें। ये वर्ड रिटेन करने के भी हैं, वर्ड्स को एनालाइज करने के भी हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसको लिखा करें, लिखने की आदत, जो चीज आपके पेन के नीचे से गुजर जाएगी वो कभी भी आपको नहीं भूलेगी। तो मैं अभी रिटेन के लिए टेक्निक्स बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे। तो वोकैबुलरी इज नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि एक लिस्ट पकड़ लें और ये याद करते रहे, ये याद करते रहे, इतनी लिस्टें याद कर लें, क्रैमिंग कर लें, वो गया 2-4 दिन के अंदर ही गया सब कुछ। एक वोकैबुलरी का ग्रुप अगर पकड़ ले, फॉर एग्जांपल अभी जो मैं तरीका बताऊंगा, आपने फॉर एग्जांपल 50 आज वर्ड्स पढ़े, 50 के 50 वर्ड्स को 2 पैराग्राफ में जरूर यूज करें, कम से कम 2 दफा पैसेजेस लिखे। उन 50 वर्ड्स का ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के मुताबिक उसको अपनी आर्टिकल में लेके, कोई भी जो आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं उसके अंदर लेके आए। 1 दफा लिखेंगे, 2 दफा लिखेंगे, 3 दफा लिखेंगे, 3 दफा लिखेंगे, आपके वजन में बैठ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं आपको। यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है कि नहीं? 1 सेकंड होल्ड करें जरा। ठीक है जी, तरीका मैंने एक बता दिया, वर्ड्स निकालते जाए और उनको पढ़ते जाए। अगर आपको लगता है कि जीआरई की लिस्ट निकालनी है, उससे याद करना, उससे याद करो, लेकिन तरीका वही होगा जो मैंने डिक्शनरी कंसल्टेशन के साथ बताया। ये रिटेन करने के तरीके हैं। सबसे पहले तो देखें जी, ये स्केचिंग द वर्ड क्या है, ये गौर से देखना। यानी अगर आप वर्ड्स को याद करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, इस बात को सुनना। पहले आप लोग पता क्या करते हो,
सुनने से पहले आप फौरन स्लाइड्स पे देखने लग पड़ते हो या लिखने बैठ जाते हो। ये एक बड़ी आदत, बुरी अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाली जाती है कि स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग। ठीक है ना, सबसे पहले अपनी इस आदत को खत्म कर दें अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं। आपने सुनना है ना, तो अनडिवाइडेड अटेंशन, डोंट राइट अनलेस यू आर आस्क्ड और अनलेस यू गेट स्पेस टू राइट। कैसे स्पेस मिलेगा? जैसे मैं स्लो जब होता हूं या कोई टीचर स्लो होता है तो दैट इज अ स्पेस, उसमें आप नोट कर सकते हैं। बट फर्स्ट हैव टू पे अटेंशन टू दिस। ये लिसनिंग जो होती है ये कानों से नहीं होती, ये आंखों से और कानों के कॉम्बिनेशन से होती है। जब आपके दोनों सेंसेस से एक इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जाती है तो वो एक इमेज बैठ जाता है। ब्रेन इमेज समझता है, ह्यूमन ब्रेन इमेजेस को याद रखता है। ह्यूमन ब्रेन, मेरी बात सुन ले, मैं इस स्लाइड के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहा हूं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्ड्स को नहीं समझता। वर्ड्स आर लाइक स्टिमुली। ये स्टिमुली का रोल प्ले करते हैं, यानी ये किसी चीज को ट्रिगर करने के लिए। जैसे ही साउंड कानों में गई, वो पहले जो साउंड्स थी वो आपके दिमाग में इमेज के साथ पैकेट बन के रिकॉर्ड हुई थी। सुनना गौर से कैसे, बचपन में बच्चा जो है उसको आवाजों को इमिटेट करता है, मम्मा पापा मम्मा पापा। उसको मम्मा का मतलब नहीं आता, उसको पापा का मतलब नहीं आता, उसको पेप्सी का मतलब नहीं आता, उसको जूस का मतलब नहीं आता। वो आवाज को कॉपी करता है और आवाज के साथ तो डेफिनेटली देख रहा होता है। जब सुनना, मैंने जो बातें की थी, रेपिटेटिवली जब उसे एक औरत अपने पास बिठा कहती है मैं मम्मा मैं मम्मा मैं मम्मा, वो उसके ज़हन में आहिस्ता से पहले कॉपी करता है, फिर वो बार बार पिक्चर को देखता है तो उसे लगता है ये मम्मा है, इसको मम्मा कहना है, इस शक्ल को, इस जिस्म को, इसको देख के कहना है मम्मा। इसी तरह पापा, इसी तरह की बोतल बच्चे को या जूस का डब्बा दिखा के आप जब जूस 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 रिपीटेटिवली कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, तो वो आवाज के साथ वो पिक्चर उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रोग्राम हो जाती है। वो इस तरह प्रोग्राम होती है कि आज भी मैं आपको कहूं जूस, तो आप सबके जहनों में जो जूस आप बचपन से शौक से पीते आ रहे हैं वो डब्बा आएगा आपके जहन में। सारे डब्बे नहीं आएंगे, वो आएगा जिसको आपने बचपन से ज्यादा पिया है, बचपन में ज्यादा पिया है। ठीक है जी। अभी देखें मेरे सामने फौरन एक सवाल आ गया, बच्चे ने किया कि मुझे बताएं जी हम कैसे स्केचिंग करके याद रखेंगे। अभी पहले बात सुनी नहीं है, फौरन सवाल कर दिया। ये है प्रॉब्लम। सिर्फ सवाल सुने, मेरी बात सुने, अभी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं इसको कहते। आप अटेंशन देंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बात भुला दी है, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो आवाज जो है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ आपके दिमाग में पेनिट्रेट हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है जी। अब ये अमल 3 4 5 साल नहीं रहता। जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं तो टीचर भी आपको ए फॉर एप्पल के साथ, साउंड के साथ एप्पल दिखाती है, किताब के ऊपर तस्वीर बनी होती है। बी फॉर बुक, वो जो भी दिखाती है, बैट वो उसकी होती है तस्वीर। तो स्कूल में भी आपके 4 5 साल लग जाते हैं। फिर ये अमल आज भी जारी है। आज भी जब आपको कोई चीज नहीं समझ आती, तो अब देखें, मैं मिसाल के तौर पर कहूंगा ना टावर, तो फौरन किसी ने एफिल टावर को एक्सपीरियंस किया, उसके जरिए एफिल टावर आएगा। जिसने खाली मीनार पाकिस्तान को देखा वो मीनार पाकिस्तान सोचेगा, उसके जरिए में पिक्चर उभरेगी। हर साउंड पे गौर करो, हर साउंड, जैसे देखो मैंने बोला हर साउंड, तो हर साउंड के साथ कोई पिक्चर अपने अंदर झांके ट्रिगर हो रही है। तो ये जो साउंड्स हैं जिनको हम वर्ड्स कहते हैं, ये बेसिकली आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर को ट्रिगर करते हैं जो पेनिट्रेट हो चुकी है। हर साउंड के साथ एक पिक्चर है। सो साउंड इज प्लेइंग अ रोल ऑफ ए स्टिमुलेट। लेकिन ये माइंड चूंकि तेजी से प्रोसेस करता है, 1 सेकंड के लाखों हिस्से में ये सारी प्रोसेस होते हैं। हमें लगता है कि हम अल्फाज समझ रहे हैं, हम अल्फाज नहीं समझ रहे। अल्फाज फौरन से हमारे ब्रेन के अंदर पिक्चर्स को ट्रिगर कर रहे हैं, वो पिक्चर्स बैठती हैं। लिहाजा इस चीज को आप ज़हन में बिठाएं। क्या करें? अभी देखें मिसाल के तौर पर आप
देखें, आपने सोचा नोट किया होगा कि आपकी जिंदगी में जब आप नेगेटिव सोचते हैं या खौफ खाते हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में हो क्यों जाती हैं? क्योंकि जैसी खौफ की चीज आती है उसके दिमाग से पिक्चर बनती है, उस पिक्चर से आपके अंदर इमोशंस तारी होते हैं, और उस इमोशंस की वजह से जब आप उसके एक शहर में मुतला हो जाते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। खुशी वाली चीज क्यों नहीं होती? खुशी वाली चीज को आप पिक्चराइज ही नहीं कर पाते, इमोशंस ले जोड़ ही नहीं सकते उसके साथ, इसलिए वो चीजें नहीं होती। ठीक है ना? तो क्या तरीका है कि एक तरीका ये है कि जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आते उन वर्ड्स को याद करने का तरीका है कि उनसे रिलेटेड जो भी पिक्चर है वो बने। मिसाल के तौर पर ये देखो, कंसिडर के लिखा ना, कंसिडर, इससे पता चल गया कुछ जेन में लाना, इस चीज पे गौर करना। इंट्रीगिंग मतलब सामने रखे, डिक्शनरी से मतलब लगा के रखे, लेकिन उसको जेन में रिटेन करने के लिए इंट्रीगिंग, इंट्रीगिंग का मतलब पहले तर्जुमा देखा और साथ ही उसकी पिक्चर बना ली कि अच्छा कुछ चीज आएगी, जेन को उकसाएगी, इंट्रीग करेगी। मर्ज, मर्ज को याद रखने के मर्ज क्या होता है, तो ये देखें, दो तस्वीरें बना ली, रोड्स मिल रही हैं और ये आपके मर्ज कर रही हैं। देखें क्वेस्ट, उसका मीनिंग भी देखो, मीनिंग के बाद आपको इस पिक्चर को देखें। ये क्यों मैं स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ाते हो, देखें मेरे तरीकाकार क्या है। जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कभी भी डेफिनेशंस पहले मत देखो, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन पढ़नी तो पढ़ लो। आपने नोट भी किया होगा, मैंने जब मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ाए तो ज्यादा एग्जाम्पल्स पे जोर दिया है। अब यही चीज टेंसेस आपको क्यों नहीं आते कि टेंसेस सिखाने वालों ने उसको लाइफ के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके डे टू डे इवेंट्स के साथ उसको लिंक करके नहीं सिखाया। जब एक चीज का आपके जज्बात के साथ, आपके आपके हार्ट के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं बना, तो वो चीज आपको कैसे याद होगी? आप तो एक मैकेनिकल अंदाज में, रोबोटिक अंदाज में उस बात को दिमाग में बिठा रहे हैं। मैंने जब टेंसेस बताता हूं तो मैं कैसे उसको इमोशनलाइज करता हूं, लाइफ के साथ लिंक कर देता हूं कि ये ह्यूमन सिचुएशंस के नाम है। ठीक है ना? तो आज असूल याद रखें, जब किसी चीज को याद करना है, इन्फ्लुएंस करना है, दिमाग में बिठाना है, किसी और को इन्फ्लुएंस करना है, तो उनके इमोशंस को टच करना सीखें। राइट? और इमोशंस को टच करने के लिए पिक्चराइज करना, यानी किसी के दिमाग में पिक्चर बिठाना बड़ा जरूरी है। और अपने दिमाग में भी अगर आप कोई चीज बिठाना चाहते हैं उसकी पिक्चर बनाएं। तो क्वेस्ट का मतलब देखें और साथ पिक्चर बनाने, आपको जेन में अच्छा इसको क्वेस्ट कहते हैं, कभी नहीं भूलेगा। साइमल्टेनियसली देख लो, उसका मतलब लिखो, उर्दू आसान इंग्लिश में देखो, साइमल्टेनियसली मतलब एक वक्त में सारी चीजें करना। तो अगर इसको जेन में बिठाना है तो तस्वीर बना लो और लफ्जों के साथ पढ़ो। तो ये तरीका है, वन ऑफ द मेथड। अभी बहुत से मेथड है, एक मेथड ये है। ट्रैक, तो ट्रैक के लिए पिक्चर। तो हर चीज को किसी ना किसी अंदाज में पिक्चर में यानी स्केच करने की कोशिश करें, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मीनिंग सामने रखें, फिर स्केच करें, तो ये आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। तो एक ये तरीका है जी, नंबर 1। अब आगे चलते हैं। दूसरा तरीका, वर्ड पार्ट एनालिसिस करने का। वर्ड के पार्ट्स में तकसीम कर लें और उसका एनालिसिस करें। ये याद करने का भी तरीका है और ये सॉल्व करने का भी तरीका है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में वोकैबुलरी आती है और उस वक्त अचानक आपकी, फर्ज करें शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, भूल गया, नहीं ज़हन में आया, नहीं याद कर पा रहे, तो इस मॉर्फोलॉजी से आप हेल्प ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग रिलाई ऑन दिस, आई एम सेइंग यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस, टू सम एक्सटेंट इट कैन हेल्प। वो करने का भी तरीका बना लें, राइट? और याद करने के लिए भी ये बड़ा अच्छा तरीका है। मिसाल के तौर पर ये जो लफ्ज लिखा हुआ है अनकंफर्टेबल, तो हमेशा वर्ड के रूट को देखें, रूट वर्ड कौन सा है? रूट वर्ड हो गया कंफर्ट। अन और एबल ये सफिक्सेस हैं, यानी प्रीफिक्सेस, अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, राइट? इनको अलग कर लो। अब इनकी मैं पहचान बता देता हूं आपको कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस होंगे क्या हो गया। प्रीफिक्सेस लगेंगे तो क्या मतलब बनता है, सफिक्सेस लगे तो क्या मतलब बनता है, ये पहचान। जैसे ही इनमें से प्रीफिक्सेस में से, सफिक्सेस में से कोई नजर आए किसी वर्ड के साथ, तो फौरन आपको कम से कम मेन आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड नाउन है, या ये वर्ड वर्ब है, या ये वर्ड एडवर्ब है, या ये वर्ड एडजेक्टिव है। एक आइडिया हो गया तो दूसरा स्टेप करना आसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप मैं अभी बताऊंगा आपको। यानी आपको पहले ये पता चल जाए कि अगर फर्ज करें कंफर्टेबल में आप देखें कि वर्ड मीनिंग नहीं आता, फर्ज करें आपको कंफर्ट का मायने नहीं आता, लेकिन आपने रूट वर्ड को अलग कर लिया, अन को अलग कर लिया, एबल को अलग कर लिया, और आपने इसको समझा कि क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये समझ है कि अन जब भी लगा होगा तो वो नॉर्मली नेगेटिव चीज को कहेगा, तो आपको पता चल गया कि ये कोई नेगेटिव चीज है। एक आइडिया हो गया, रफ आइडिया होता जा रहा है। एबल लग गया,
तो आपको पता चल गया अच्छा जी ये एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब होता है, ये क्या होता है। फर्ज करिए आपको ये पता चल गया अच्छा ये होता है, तो आप कम से कम ये देख लेंगे कि ये वर्ड जो है ना, जो मुझे अभी नहीं आता, बेशक इसका मीनिंग है, कम से कम ये जो है नेगेटिव है, नंबर वन। नंबर टू, ये कोई एडजेक्टिव है, अगर ये नेगेटिव एडजेक्टिव है तो लिहाजा मुझे इनमें से जो 4-5 लिस्ट दी गई है इसमें से को कम से कम नेगेटिव और एडजेक्टिव को ही ढूंढना है। कम से कम एक स्टेप तो आप आगे चले ना। तो ये एनालिसिस होता है। अब जरा समझ लें, जैसे कि अगर मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करूं, तो ये बुलवर्क जो है, फॉर एग्जांपल ये बुलवर्क है ना, पहले आप ये देखेंगे कि ये वर्ड क्या है। मैं बल्कि इससे पहले आपको ये चीज बताऊंगा। ये देखो, पहले ये समझ लो, इस वर्ड को देखने से पहले ना, ये वर्ड देखो, ये प्रीफिक्सेस होते हैं। इम स्टैंड फॉर इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इमेच्योर। हमेशा याद रखना, प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये पोलैरिटी को शो करते हैं, पोलैरिटी को, ये पोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं। पोलर अपार्ट जैसे होता है ना, दो साइड्स पे। एक सेकंड एक सेकंड होल्ड कर दे। हो रहा है पेन और खांसी की वजह से इस तरह बोल रहा हूं। अच्छा, तो ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं, ये बात इसी पे कर रहा था ना मैंने, शायद किस पे की थी आगे, हाँ यस, इसी पे कर रहा था। प्रीफिक्सेस जो होते हैं ये पोलैरिटी को शो करते हैं। पोलैरिटी का मतलब ये है कि सेपरेशन को शो करते हैं, यानी जो वर्ड लिखा हुआ उसके बिल्कुल ऑपोजिट कंट्राडिक्शन को शो कर रहा है। जैसे देखो, इम्पॉसिबल है तो पॉसिबल का इम्पॉसिबल, कंट्रा, नेगेटिव साइड दिखा रहा है। इम्प्रोबेबल, इमेच्योर, यानी जिस वर्ड के साथ लिखा है उसकी कंट्राडिक्शन शो करेगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इन लगा, इनकैपेबल, इनसेंसिटिव, इनसिक्योर, इलिटरेट, इलॉजिकल, इलीगल। ये देखो, इल को हटाते जो तो लीगल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, इलिटरेट हो जाएगा। ये सारे के सारे अनबिलीवेबल, देखो बिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनकॉम्प्रोमाइज्ड, अनएथिकल, ये प्रीफिक्सेस हैं। ठीक हो गया जी। तो अब यहां से पता चल गया आपको कि जी पीछे अगर हम जाएं तो आपको पता चल गया कि ये देखो ये नेगेटिव कनोटेशन ले रहा है। अच्छा, ये वर्ड जो होगा ये कोई नेगेटिव है। अब आगे चलते हैं। ये जो सफिक्सेस हैं ये वर्ड क्लास को शो करते हैं। सफिक्सेस कहते हैं जो आखिर में लगते हैं। ये जो वर्ड आखिर में लगे होंगे ये वर्ड क्लास, इनसे डिटरमिन करेंगे आप कि ये वर्ड नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। इनसे आपको ये डिटरमिन करने का मौका मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर जिस वर्ड के आगे ये देख लो, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो एंस, ENCE लिखा होगा। ये जितने वर्ड्स मैंने आखिर में बताए, लिस्ट बताई है, जिनके एंड पे ये आए वो कंफर्म वर्ड्स नाउन है। ठीक हो गया जी। जिन वर्ड्स के आखिर में IBEAL, फुल, एबल, एबल, ICICL एंड ये होंगे, इनको आप याद कर लें, ये होंगे एडजेक्टिव्स। जिनके आखिर में LY आ रहा है, और नॉर्मली LY होता है एडवर्ब, ये एडवर्ब्स है। जिनके आखिर में AT, इफी, IZE, एड, ING लगा है, ये देखें ये सब के सब वर्ब होते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं। ठीक है, नीचे भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, राइट। अगर अब हम इसको देखें तो आपको ये पता चल गया कि ये वर्ड जो है नेगेटिव है और ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये देखो, ये है फायदा। आपको ये पता चल गया कि ये वर्ड नाउन है, तो मुझे इसमें से जो वर्ड ढूंढना है वो कम से कम पहले ढूंढना है जो नाउन की शक्ल में। जो वर्ब है उसको निकाल दें, जैसे 45। अब आप ये देखो, ये वर्ब में जाके, सॉरी, वर्ब में जाके देखो, ये देखो 5, देख रहे हो ना, ये 5, ये वर्ब है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया, ये निकाल देना। 8, ये भी वर्ब है, ये देखो यहां पर, ये देखो 8 वर्ब है, आपको पता चल गया ये भी वर्ब है। ठीक है जी। इसी तरह से आपने, ये एडजेक्टिव है, तो याद रखना कि जो उमूमन ऊपर नाउन दिया गया है तो 99% आपको नाउन ही वर्ड निकालना है उसका। समटाइम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
यानी नाउन है तो आपको ये उसके रिलेटेड, तो आपको कम से कम एक मदद मिल जाती है वर्ड पार्ट एनालिसिस से या मॉर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, कि आप वर्ड को कम से कम ये सेंस करके उतना करीब तो पहुंचे। अगर ये तब है जब आप भूल जाएं एग्जाम में, लेकिन याद करके हुए सही तरह याद करें और साथ साथ ये तरीका भी उठा ले, तो इससे कम से कम वहां पर ये टेक्निक अप्लाई करने में मदद मिलेगी आपको, राइट। तो इस तरीके से आप जो वर्ड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। दो चीजें होगी जी, स्केचिंग, वर्ड पार्ट एनालिसिस। अब आ जाते हैं तीसरा, ये वर्ड और प्रीफिक्सेस का भी मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपने याद करना है। सिमेंटिक मैपिंग। सिमेंटिक मैपिंग का मतलब ये है कि आप एक वर्ड को लिखने के बाद सेंटर में लिख लें, ये मैपिंग बना लें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मैपिंग जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी जिंदगी में हर जगह काम आएगी। क्लस्टरिंग मेथड इसको भी कहते हैं। जब आपने जिंदगी में कोई प्लान करना हो, जब जिंदगी में कोई डिसीजन लेना हो, जब जिंदगी के अंदर कुछ चीज सोचेंगे, तो हमेशा उसको जो आप चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन साइडों पे लिखे ना, फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने का मौका जरूर मिल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों, फिर आप बेहतर डिसीजन पहुंच सकते हैं। बहरहाल इस वक्त तो वोकैबुलरी की बात हो रही है कि ये सपोज वर्ड है परसिस्ट। इस वर्ड का सबसे पहले आपने लिखना है मतलब, यहीं पे इसी जगह पर आपने उसका एग्जैक्ट डिक्शनरी से मतलब जो है वो लिख लेना है। एक तो ये हो गया, आपने वर्ड लिख लिया, ठीक है जी। अब आपने उस वर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आप एक सेंटेंस ऊपर लिखना है। राइट एन एग्जांपल ऑफ व्हेन समथिंग परसिस्ट का मतलब है पूरा एक सेंटेंस आपने लिखना है, कम से कम 1 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, 3 मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखने जिसमें परसिस्ट इन्वॉल्व हो। ये रिटेन करने का तरीका बता रहा हूं। डिक्शनरी में गए, कंसल्ट किया, परसिस्ट का क्या मतलब हो, तीनों के तीनों हिसाब से मतलब सेंटेंसेस जो है उनको आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है कि नहीं। इसी के आगे आपने नोट कर लिया कि ये वर्ड जो है ये नाउन है, ये वर्ब है। परसिस्ट है तो ये वर्ब है, वर्ब, राइट। ये इस पे कम लिखा हुआ, गौर कर लो, इधर लिख लिया वर्ब, और इसके इस साइड पे आपने, लेफ्ट साइड पे आपने लिख लिया इसका जो नाउन बनता है वो लिख लिया, या ऊपर करके नाउन लिख लिया। इधर वर्ब लिख लिया, ये वर्ब है, आप लिख लिया वर्ब है, इसका नाउन भी लिख के रख लो। अगर इसको एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव भी लिख के रख लो। तो ये आपके पास एक पूरी क्लास आ गई, ठीक है जी, समझ आ गई। नाउन भी लिख लिया, वर्ब भी लिख लिया, एडजेक्टिव भी लिख लिया, एडवर्ब भी लिख लिया, अगर कोई है तो वो लिख के रख लो। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको वो कम्युलेट करना है, और इस वर्ड को यूज करते हुए 3 सेंटेंसेस लिख लेने हैं। अव्वल तो 3 सेंटेंसेस लिखते हुए याद रखें। अब वो जो तरीका मैंने बताया था कि सिनोनिम चेक करने हैं, तो सिनोनिम में आपने इस ऊपर वाले हिस्से में आपने वो सिनोनिम लिखने हैं 3, कम से कम वो लिखने हैं जो एग्जैक्टिट्यूड के साथ है, वो लिख लिए। और नीचे वाली जगह पर आपने 3 वो लिखने हैं जो एग्जैक्ट नहीं है, मे बी 98%, 95%, 90% है, वो इधर लिख लिया, या 80% वो इधर लिख लिया, ये लिख लेंगे आपने। इसी तरह एंटोनिम लिख लिए, और उसके भी एग्जैक्ट एंटोनिम और उसके थोड़े कम एग्जैक्टिट्यूड के साथ जो एंटोनिम है वो लिख लिया। और नीचे आपने उसी सेंटेंस की जो ऑपोजिट एग्जांपल है, यानी एक एंटोनिम को यूज करके एग्जांपल लिखना, राइट जी। तो इस तरीके से आपको एक वर्ड के बारे में वो आपको एक मौका मिलेगा कि आप उसको रिटेन करें। अब यहां पर मैं अक्सर ये सजेस्ट करता होता हूं कि इन 4-5 टेक्निक में से या तो कोई एक टेक्निक अप्लाई कर लें, या 2 टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बना लें। जो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं वो ये है कि जो मर्जी टेक्निक इसमें से पकड़ो, लेकिन जो स्केचिंग वाली टेक्निक है ना उसको साथ कंबाइन जरूर कर लो, वो कभी नहीं भूलेगा। स्केच करके रखना, उसकी पिक्चर बना के रखना, वो जरूर साथ बना लो, तो ये आपको रिटेन करने में मदद देगी चीज, ठीक है जी। स्केचिंग आपने कर लेनी है, आपने उसके साथ कंबाइन कर लेना है, आपको कभी नहीं भूलेगा। चाहे वो वर्ड पार्ट एनालिसिस के साथ कंबाइन कर लो, चाहे सिमेंटिक के साथ कर लो, आपने उसको स्केचिंग के जरिए याद करना है। ये वोकैबुलरी को रिटेन करने में बहुत मदद देगी, ठीक है कि नहीं। देन आपने ये जो ग्रुप्स निकाला है, ये आपके पास देखो ना, अब एक वर्ड देखो, आपने एक वर्ड परसिस्ट था तो 3 सिनोनिम मिल गए और 3 एंटोनिम मिल गए, तो ये 3 और 3 6 वर्ड्स आपके पास काफी ज्यादा आ गए। 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, मतलब 6 और 6 12 वर्ड्स। एक वर्ड के साथ नथी होके आपके पास 12 वर्ड्स आ गए, उससे लिस्ट, उस वर्ड से रिलेटेड 12 वर्ड्स। किसी भी वर्ड से रिलेटेड अगर आपको 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स आते हो ना एक्स्ट्रा, एंटोनिम और सिनोनिम मिला के, तो आपको कोई किसी भी जगह पे टेस्ट आ जाए, बड़े आसानी से पास कर सकते हैं।
ये इतनी बड़ी एक आप कह लें कि एडवांटेज है इसका। तो आपको ये जो वर्ड याद हो गए हैं, आपको चाहिए कि इसके बाद साइड पे 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख ले जिसपे ये वर्ड यूज हो जाए किसी न किसी फॉर्म में, अल्टरनेटिवली यूज हो जाए। मतलब देखो ये है वो चीजें जिनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारा स्टूडेंट आजकल जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है बेचारा कि उसको आदत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। वो कहता है मुझे कोई शॉर्टकट पता चले मैं उससे करूं और मैं हो जाए, और ये नहीं होता ना। फिर देखो 97% जो लोग फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते। ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, आपने कंपटीशन में आए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं, अपने ज़हन को तैयार कर लो कि आपको ये इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, 4 महीने नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तरीके आपको करने पड़ेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आसानी से सब कुछ मिल जाए। आगे चलते हैं। अब वर्ड एसोसिएशन, एक तरीका ये है कि आप वर्ड की एसोसिएशन कर लें, जो भी वर्ड याद कर लें। ये मैंने नीचे आपके साथ तकरीबन 7-8 एसोसिएशंस लिखी हैं। अगर आप वर्ड के साथ कोई चीज एसोसिएट कर लेंगे तो उसको याद करना आसान हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो। यानी एक वर्ड है, उससे रिलेटेड इवेंट रिकॉल करके उस इवेंट को आप लिखो इंग्लिश में 1-2 जुमलों में। उस वर्ड से रिलेटेड जो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, दुनिया में बेशुमार आपकी जिंदगी में इवेंट्स हुए होंगे जो आपके साथ भी हुए, जिनको आपने ऑब्जर्व भी किया, उन इवेंट्स को रिकॉल करके इवेंट को 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में लिखो जिसपे वो वर्ड यूज हो जाए, आपको नहीं भूलेगा। दूसरा तरीका यह है कि उस वर्ड से रिलेटेड कोई इमोशन रिकॉल करो। वो इमोशन रिकॉल करो, वो इमोशन क्यों हुआ था, उसने क्या किया था, आप पे इंपैक्ट क्या डाला था, उसको 1 सेंटेंस में लिख दो, उसी वर्ड को यूज करो, उस वर्ड को यूज करते हुए। ठीक है कि नहीं? मिसाल के तौर पर एक वर्ड है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट, इससे रिलेटेड आप इमोशन याद करो क्या। मिसाल के तौर पर मेरे सामने कोई एग्जैजरेट करके बात करता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल, राइट? इरिटेशन हो जाती है। अब मुझे अंदाजा होने लग पड़ता है कि ये जो बंदा है ना, ये है नहीं है जो बताने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपने बारे में कोई एग्जैजरेट कर रहा है। अब वो एग्जैजरेट वर्ड है तो मैं उसको याद करूंगा कि द मोस्ट पेनफुल एंड इनटॉलरेबल moment for me is to sit and bear the talks of someone who exaggerates. ठीक हो गया जी? As it irritates me a lot. अब मैंने कितने वर्ड्स लिख दिए हैं? पेनफुल, इरिटेट्स, अनबेयरेबल, 3 वर्ड्स वो भी लिख दिए। मैंने अपने इमोशन इन्वॉल्व कर दिए। अच्छा, अभी गौर से सुनना। एक मैंने ये कर दिया, दूसरा मैंने ये किया कि वो जो एग्जैजरेट वर्ड मैंने लिखा है उसी का आगे मैं सिनोनिम लिख लूं, बिकॉज सच पीपल ऑलवेज inflate things or try to tell something which is beyond reality, यानी किसी भी फॉर्म में मैं लिख लूं उसका सिनोनिम लिख लूं। inflate things, artificially they praise themselves, they want to make themselves big, इस तरह के सिनोनिम का फॉर्म का जुमला भी साथ लिख लूं, बिकॉज करके कोई कंजक्शन लगा के, जिससे वो जुमला मेरे ज़हन में वो वर्ड बैठ जाए कि एग्जैजरेट का मतलब क्या है और इमोशन से याद हो जाए। तो इमोशंस को करना। तीसरा तरीका यह है कि उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स को या तो स्केच कर लें या वो मूवमेंट्स को रिकॉल कर लें। कोई भी वर्ड के साथ कोई मूवमेंट आपकी अटैच है, तो वो आप, मीन्स फॉर एग्जाम्पल when someone exaggerates about his own personality, I belch, I belch, I start feeling, kind of trembling and shivering in my body, I start doing this and that, I just
ट्राई मूव माई लेग्स एंड व्हाटएवर, कोई भी मूवमेंट, किसी भी किस्म की मूवमेंट आप साथ लिख लें। अच्छा, चौथी चीज ये है कि उस वर्ड से रिलेटेड एग्जैजुरेशंस लिख ले। एग्जैजुरेशन का मतलब उस वर्ड के बारे में जितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो लिखनी शुरू कर दें, एग्जैजुरेट करके लगाएं उसको। वर्ड के बारे में कोई भी चीज जो है वो एग्जैजुरेट करें, उससे लिंक करती एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीजें वो लिखने की कोशिश करें। ये यानी किसी न किसी फॉर्म में उसकी एसोसिएशन बनाए, वट एवर दैट सीम्स टू बी। द मोस्ट इफेक्टिव इज इमोशंस, द मोस्ट इफेक्टिव सेकंड इज म्यूजिक, सॉन्ग या कोई भी म्यूजिक, उसमें ले आए, लिरिक्स में ले आए उस वर्ड को, उससे रिलेटेड म्यूजिक को याद कर लें, यानी आप रिकॉल करें उस वर्ड से रिलेटेड, या कोई सॉन्ग याद कर लें, या उसके साथ कोई रिलेटेड कोई इमोजी, कार्टून्स जो हैं वो लिंक कर लें, उनको लिंक करें आप, अगर वर्ड को मेमोरी में रिटेन करना है। ठीक है जी। तीसरा ये होता है कि आप वर्ड्स के पैरामिड्स बना लें। जैसे ये अभी आपने देखा है कि ये दो वर्ड्स लिखे हैं, कंप्लाई और वेंट, कंप्लाई और वेंट। तो वर्ड्स पैरामिड ये स्टार्टिंग विद सेम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। फॉर एग्जांपल कंप्लाई है तो कंप्लेन, कम, देखो कम, कंप्लेन, कंप्रोमाइज, कंप्यूटर, ये पूरी लिस्ट बना लें, एक लिस्ट बना लें उसकी। तो एक वर्ड से आपको वो बार बार उनको जब रिपीट करेंगे या उनके सेंटेंस लिखेंगे तो वो वर्ड के पैरामिड की फॉर्म में आपके ज़हन में बढ़ेगा। वेंट है तो इवेंट, एडवेंचर, इवेंचुअली, कन्वीनियंट एंड वेंटिलेशन। यानी वो वर्ड जो है वो किसी वर्ड के साथ एसोसिएट कर दे, उसके साथ लिंक कर दे, वो वर्ड याद होगा, हाँ यार वेंट का मतलब ये होता है, जैसे एडवेंचर में होता है। यानी उस वर्ड को आइसोलेट नहीं करना। द मोमेंट आप उसके साथ कोई एसोसिएट करेंगे तो अगर आपने वर्ड स्केचिंग नहीं की तो ऑलरेडी उससे रिलेटेड कोई पिक्चर आपके ज़हन में मर्ज करेगी। जैसे ही वो पिक्चर के साथ आपके ज़हन में आए, उस जुमले को, उसको सेंटेंसेस में फॉर्म करें और सेंटेंसेस में लिखें, जो मैं सबसे पहले टेक्निक बता चुका हूं। तो इन तरीकों से आप वर्ड्स जो है वो याद कर सकते हैं। एक चीज तो ये होगी, ये होगी वर्ड रिटेनिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगर तो पहले आप याद कर लेते हो, ये याद हो गई, ये रिटेन कर लिया, आपके ज़हन में बैठ गए। अब एग्जाम में जब आपने अटेम्प्ट करना है तो एक तो तरीका मैंने वो बताया कि वो असेस करना कि नाउन है या वर्ब है, पहले तो उसको असेस करें। दूसरा तरीका है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, वो जो असेसमेंट है ना मॉर्फोलॉजी की, वो सबसे पहले आपको ये बताएगी कि एलिमिनेट करो। वो आपकी हेल्प करेगी कि जो पहले वर्ड नहीं है ना उनको तो पहले निकाल दो। अब नॉर्मली एक या दो वर्ड रह जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, जिनके दरमियान टाई पड़ जाता है, वो उसको आप जो है वो रिकॉल जो है वो नहीं कर पा रहे होते कि एग्जैक्ट इसमें से क्या आएगा। ठीक है जी। वहां पर दोबारा मॉर्फोलॉजी अप्लाई करो, दोबारा मॉर्फोलॉजी अप्लाई करो और उसके रूट वर्ड को समझने की कोशिश करो। दोनों में कोई एक रूट वर्ड होगा जिसका आपको समझ आएगा और उससे आप गैस करोगे कि ये वर्ड लग सकता है या नहीं लग सकता। दूसरा पॉसिबल, यानी अगर एक वर्ड आपको लग गया कि रूट वर्ड समझ आ गया और आपको लगता है कि यार ये तो नहीं है, तो कंफर्म है, फिर दूसरा है। और चौथा तरीका होता है कि आप अगर कुछ नहीं काम करता तो गेस वर्क, सेंसिबल गेस वर्क, सेंसिबल गेस वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप सेंसिबल गेसिंग करने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आप तैयारी करते जाएंगे तो फिर आपको ये गेसिंग का जो चांस होता है ना, ये 0.1% रह जाता है। आपकी वोकैबुलरी इतनी बन जाती है कि वहां पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इन टेक्निक्स के जरिए ये करेंगे तो देखने में बड़ी लगी सिंपल तरीके से मैंने बता दी, बट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑन देन एनी वन ऑफ दीज टेक्निक और कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेक्निक्स, तो फिर आप देखेंगे कि आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है जी, एक सेकंड होल्ड करें। अब मैं, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, मैं आपके साथ नहीं स्टे कर पाऊंगा। 7:30 बजे या 7:45 पे आपका वो टेस्ट एक लगाया जाएगा, जस्ट एक आइडिया हो जाएगा आपको, उस पर वोकैबुलरी का टेस्ट दिया जाएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे के